क्लास में हमने संविधान के कुछ मूलभूत चीज़ों को समझे थे कि संविधान क्या है और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, संविधान निर्माण के घटनाक्रम की किस प्रकार संविधान का निर्माण किया गया और क्या क्या कमेटी बनाए गए, ये सब कुछ को जो है हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज के क्लास में हम सीधे सीधे संविधान का भाग 1 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो संविधान का भाग 1 टोटल अगर हम संविधान के में भाग की बात करें तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि संविधान में टोटल कितने भाग है, 22 भाग है और टोटल अनुच्छेद अगर हम देखें तो 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल और 22 भाग आते हैं। तो सबसे पहले हम भाग 1 को देखने वाले हैं, भाग 1 को। तो संविधान का भाग 1 में है संघ एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं उसके क्षेत्र, संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में भाग 1 में बताया गया है। अगर हम इसके तहत आर्टिकल नंबर देखें तो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 01 से 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। संघ है क्या, तो हम कह सकते हैं हमारा देश एक यूनियन है। ठीक है, यूनियन एक संघ के रूप में है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है संघ एवं उसके क्षेत्र में, और इसके लिए आर्टिकल है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इसके तहत सबसे पहला जो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 जो है भारत अर्थात, इसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। देखो इसमें क्या कहा गया है, संघ होगा। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, यहाँ पर संघ का मतलब 2 प्रकार के संघ होते हैं, एक यूनियन का होता है, एक फेडरेशन का होता है। तो जो यूनियन होते हैं जिसमें संगठित होते हैं, ठीक है, और फेडरेशन जो होते हैं वो राज्यों का एक प्रकार का समूह होता है। तो यहाँ पर कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर संविधान में भारत के केवल 2 ही नाम दिया गया है, भारत और इंडिया। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। ठीक है, 2 ही नाम उल्लेखित है। आर्टिकल 1 में उल्लेखित है 2 नाम क्या क्या, भारत और इंडिया। तो देश का नाम यहाँ से ही आते हैं, फर्स्ट आर्टिकल से, भारत अर्थात इंडिया को लेकर। और इसके बारे में कहा गया कि इस जो है राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात अनेक राज्य जो है आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करेगा। अनेक राज्य जो आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करेगा और ये संघ ही कहलाएगा भारत या कहें इंडिया। इस संघ से जो है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे अपना छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और ये सभी जो है अपना अपना अलग अस्तित्व रखे। ये अलग अस्तित्व नहीं रखता है, ये चूँकि सभी ये भारत का पार्ट्स है, सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य के रूप में डिवाइड है। ठीक है, तो इसी कारण जो है छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भारत में नहीं है। ठीक है, कोई भी राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकता, सभी एक संगठित रूप से देश के अंतर्गत रहते हैं। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका जो है, अमेरिका यूएस अगर हम कहें तो अमेरिका जो है राज्यों के एक समूह होते हैं, राज्यों का समूह होता है। वहाँ पर जो है किसी दूसरे प्रांत को और अमेरिका से अलग होने का अधिकार है। वह चाहे तो अलग हो सकते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। यहाँ तक कि वहाँ तो दोहरी नागरिकता भी चलता है, अर्थात जो व्यक्ति जिस राज्य में निवास करेगा वहाँ के भी नागरिक रहेगा और अमेरिका के भी नागरिक रहेंगे। लेकिन अपने देश में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। हम जो है किसके नागरिक हैं, तो हम सभी जो है भारत के नागरिक कहलाते हैं, भारत के नागरिक कहलाते हैं, ना कि उस राज्य के जिस राज्य में हम रहते हैं। जैसे हम यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं तो ये कहना गलत है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं, भारत के नागरिक हैं और हम छत्तीसगढ़ के क्या है, निवासी हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो है भारत एकल नागरिकता को भी ग्रहण करता है, क्योंकि सभी जो है राज्य के एक संघ के रूप में जाना जाता है। तो आर्टिकल 1 याद रखेंगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 2।
अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्यों का निर्माण एवं संघ में प्रवेश कराने का संसद को शक्ति। देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कह रहा है कि नए राज्य का निर्माण व संघ में प्रवेश कराने का संसद को क्या है, शक्ति है, संसद को ही अधिकार दिया गया है। इसे समझिए क्या है ये आर्टिकल। जैसे अगर हम मान के चलिए पाकिस्तान पर भारत आक्रमण कर देता है, जैसे अभी भारत के जो कुछ हिस्से हैं, जो ऊपरी वाला जो पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानता है, पाकिस्तान के कब्जे में है। क्या हो कि कल जो है भारत आक्रमण कर दे पाकिस्तान पर, और जो पाकिस्तान के जो ये इलाका है, ठीक है, भारत आक्रमण कर दे और पाकिस्तान के जो इधर का इलाका है और ये भारत अपने अधीन ले ले, तो यहाँ पर के जो निवासी अभी पाकिस्तान के कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही भारत इस पर आक्रमण करेगा, विजय हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, भारत इसे जो है अपने संघ में, अपने देश में इसे मिला सकता है। और इसका अधिकार केवल संसद को दिया गया है, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना ही प्रेसिडेंट को। सिर्फ पावर है तो देश के अंतर्गत संसद को है, संसद को ही सर्वोच्च शक्ति कह सकते हैं। ठीक है, तो संसद को ही अधिकार है कि वो किसी भी विदेशी भूमि को, ये जो आर्टिकल है 2 विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, मतलब किसी भी विदेशी भूमि को, जैसे भारत युद्ध के माध्यम से जीतता है या फिर किसी दूसरे तरीके से जो है उसे अपने अधिग्रहण में लेता है, तो उस क्षेत्र को भारत जो है एक राज्य के रूप में निर्माण कर सकता है और संघ के रूप में उसे प्रवेश करा सकता है। तो आर्टिकल 2 जो है हमारा विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, जो भारत अपने अधिग्रहण करके उसे राज्य के रूप में निर्मित करता है। ऐसा कुछ दफ़ा हुआ भी है। जैसे आज़ादी के समय अगर हम देखें तो आज़ादी के समय गोवा है, दमन द्वीप है, दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली और पुडुचेरी आप कह सकते हैं, पुडुचेरी, ये सभी जो है आज़ादी के पश्चात भी विदेशी सत्ता के अधीन रहा। गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, ये जो है पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में था। आज़ादी के पश्चात भी गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली किसके अधीन था, पुर्तगाल के अधीन, पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में जाना जाता था। पुडुचेरी जो है फ्रांस के अधीन था। ये फ्रांस आज़ादी के पश्चात भी ना 1947 में जब आज़ाद हुए तो उसके बाद भी पुडुचेरी फ्रांस के अधीन रहा। गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली ये पुर्तगाल के अधीन रहा। हुआ यूँ था घटना, जैसे यहाँ पर दादर नागर हवेली में 1954 में यहाँ जो है आम लोगों के क्रांति के कारण दादर नागर हवेली को मुक्त कर दिया गया, तो ये स्वतंत्र हो गए। कब, 1954 में। उसके बाद जब इसे भारतीय संघ में मिलाया गया तो एक संविधान संशोधन किया गया। इसे भारतीय संघ में मिलाने के लिए 10वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया 1961 में। 10वें नंबर के संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नागर हवेली को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया और उसी के साथ भारत संघ का हिस्सा बन गया। उससे पहले भारत संघ का हिस्सा ये नहीं था, ये पुर्तगाल के अधीन थे, पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में ये जाना जाता था। इसी प्रकार गोवा है, दमन द्वीप है, यहाँ भी कुछ घटनाएं हुए। जैसे गोवा और दमन द्वीप के अंतर्गत देखें तो 1954 में ही इसे जो है पुलिस कार्यवाही के द्वारा जो है इस पर कब्जा किया गया, गोवा और दमन व द्वीप पर। और उसके बाद जो है 1961 में 1961 के बाद ये भारतीय संघ के हिस्सा बनाने के लिए 12वें संविधान संशोधन किया गया। और 12वां जो संविधान संशोधन किया गया था ये 1962 में किए गए। तो 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत पहले गोवा को ना पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। मतलब 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा जो है
गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना, बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को अगर हम देखें तो 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो गोवा पहले पुर्तगाल उपनिवेश था, इसे भी आर्टिकल 2 के तहत ही संसद के द्वारा भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था। तो इसी प्रकार पुडुचेरी था, पुडुचेरी को भी भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। सिक्किम भी है, सिक्किम को लेकर अगर हम कहें तो सिक्किम आज़ादी के बाद 1947 के बाद यहाँ पर भारतीय राजशाही सत्ता था और चांगलेय का जो राज था, चांगलेय का राज हुआ करता था यहाँ पर, और ये राजा थे वहाँ के। जब आज़ादी हुआ तो भारत जो है इसके स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके संरक्षण का, इनके विदेशी जनसंचार का, सभी का जो मुद्दा है, रक्षा का जो मुद्दा है, वो भारत अपने अधीन लिया सिक्किम का। बाद में फिर 1974 में वहाँ के अंतर्गत चांगलेय ने भारत की प्रभुत्ता को स्वीकार किया और फिर इसी के साथ 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो है भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया गया। ये सभी जो कार्य है आर्टिकल नंबर 2 के तहत हुआ है। तो आर्टिकल 2 किससे जुड़े हुए हैं? आर्टिकल 2 जुड़ा हुआ है नए राज्य के निर्माण व संघ में प्रवेश कराने का संसद को शक्ति। इन सभी क्षेत्र को जो है भारतीय संघ में मिलाया गया। कब कब मिलाया गया इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी जो है विदेशी सत्ता के अधीन था, विदेशी देश के अधीन था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है संघ के भीतर नए राज्य का निर्माण एवं उनके सीमा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। यहाँ भी जो है संसद को ही शक्ति दिया गया है। आर्टिकल 2 हमने समझा। आर्टिकल 2 किससे जुड़े हुए हैं? विदेशी भूमि से। पाकिस्तान पर अगर हम आक्रमण कर दे, उसके पूरा लाहौर को अगर जीत गए तो लाहौर को भी हम एक अलग राज्य बना सकते हैं। यह अधिकार किसे है? संसद को, आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, वो विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं। जो कभी भी भारत अगर आक्रमण कर दे तो उसे जो है अपने अधीन ले सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 किससे जुड़े हुए हैं? आर्टिकल 3 संघ के भीतर जो वर्तमान में राज्य है, जैसे अगर वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में कितने राज्य है? भारत में 28 राज्य है। अगर और भी राज्य बनाना चाहें, जैसे यूपी को तोड़कर, उत्तर प्रदेश को तोड़कर अगर राज्य बनाते हैं, मध्य प्रदेश को तोड़कर अगर 2 राज्य और बना देते हैं, तो ये सब करने का अधिकार किसे दिया गया है? ये सब शक्ति किसके अधीन है? तो ये शक्ति भी जो है आर्टिकल 3 के तहत संसद को है। संसद को ही यह अधिकार है कि वो भारतीय संघ के भीतर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है तथा उनके नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। ये सिर्फ आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए अपने ही छत्तीसगढ़ का जैसे नाम बदलना हो। जैसे छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम दक्षिण कौशल है। ठीक है, अब प्राचीन नाम दक्षिण कौशल है। अगर प्राचीन नाम दक्षिण कौशल को के नाम पर ही रखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ का नाम, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार नहीं करेगा। ये कौन करेगा? संसद को ही ये अधिकार है कि वो छत्तीसगढ़ का नाम को बदल सकता है। इनके सीमा में भी परिवर्तन, जैसे मान लीजिए बस्तर को अगर आंध्रा में मिलाना हो, आंध्र प्रदेश में मिलाना हो, तो ये भी पावर जो है संसद को ही है। ठीक है, तो इनके सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं संसद। एक राज्य को 2 राज्य में तोड़कर डिवाइड कर सकते हैं संसद। ठीक है, और उनके नाम को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इतना सारे कुछ जो शक्ति है आर्टिकल 3 के तहत दिया गया है और इसी के तहत जो है देश में राज्यों का निर्माण और केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण किए जाते हैं। आगे इस चीज़ को समझेंगे कि किस प्रकार देश में राज्य के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ा था। इसके बाद एक आर्टिकल देख लेते हैं, फिर उसे देखेंगे। अनुच्छेद
4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 व 3 के तहत, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी कार्य किए जाएंगे, ठीक है, जो भी कार्य किए जाएंगे वह जो है अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से जुड़े हुए आर्टिकल है उससे संबंधित नहीं होगा, अर्थात यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार आर्टिकल 4 कहता है, लेकिन आर्टिकल 4 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आर्टिकल 1, 2, 3 है। तो 1, 2, 3 को याद रखेंगे। 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। 2 में क्या है? जो विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है कि नए राज्य के निर्माण और चाहे तो किसी भी विदेशी भूमि को संघ में प्रवेश कराने का शक्ति संसद को है। इसके बाद आर्टिकल 3 क्या है? तो आर्टिकल 3 कहता है कि संघ के भीतर नए राज्य के निर्माण और उनके सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भारत में किस प्रकार राज्यों का निर्माण किया गया, उनके राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या था। देखो, आज़ादी हमें 1947 में मिला। 1948 तक रियासतों का विलय कंप्लीट हो गया, लेकिन रियासत के विलय के बाद बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से मांग उठने लगे कि उसे एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और यह मांग जो है किस प्रकार उठने लगा? भाषा के आधार पर कहा गया कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए। जैसे तेलुगु बोलने वाले व्यक्ति कहा कि हमें अलग क्षेत्र में डिवाइड करें, तमिल बोलने वाले कहा तमिल क्षेत्र में, मलयालम क्षेत्र में, उड़िया क्षेत्र में। इस आधार पर कहा गया कि जो अलग अलग भाषा वाले व्यक्ति है वो एक राज्य में रहेंगे। ठीक है, तो भाषा के आधार पर जो है मांग उठने लगा रियासत के विलय के पश्चात 1948 में। तो जब भाषा के आधार पर राज्यों का मांग उठना प्रारंभ हुआ तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी स्थापित किया गया जिसका नाम है एस के धर कमेटी, एस के धर आयोग, एस के धर आयोग। इसे जो है भाषीय राज्य आयोग के नाम से भी आप जानते हैं। तो भाषीय राज्य आयोग के रूप में से बनाया गया था एस के धर कमेटी को। इसे बनाया गया जून 1948 में। जून 1948 में जब यह मांग जो है 48 तक आते आते यह मांग जब प्रखर हो गया कि भारत जो है भाषा के आधार पर राज्य के रूप में डिवाइड होना चाहिए, तब जो है जून 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा एस के धर आयोग जो है निर्मित किया गया, निर्माण किया गया। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। और फिर रिपोर्ट में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश का जो विभाजन है अर्थात राज्यों के जो निर्माण है उसमें भाषा का आधार नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर भाषा के आधार पर डिवाइड करेंगे तो भारत में अनेक भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं और अनेक अलग अलग क्षेत्र में बोली भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, जिससे यह होगा कि अलग अलग क्षेत्र में भी राज्य के निर्माण की मांग की जो गूंज है उठने लगेगा और इससे भारत में जो है अनेक भागों में तोड़ना पड़ जाएगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही सही, लेकिन अनेक राज्यों का निर्माण करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर से स्पष्ट कहा गया कि भाषा को जो है अस्वीकार कर दिया गया, कि कहा गया कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी विवाद थमा नहीं, जिसके बाद JVP कमेटी का भी गठन किया गया। JVP कमेटी भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण करने के लिए ही गठित किया गया था। ये दिसंबर 1948 में इस कमेटी के बाद ही गठित किया गया। इसमें 3 व्यक्ति, जे से अगर हम देखें तो जे से जवाहरलाल नेहरू जो समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया जो है इस कमेटी के मेंबर रहे। तो 3 व्यक्ति जवाहरलाल, वल्लभ भाई पट्टाभी, इन लोगों के द्वारा JVP कमेटी गठित किया गया। तीनों इसमें मेंबर रहे और दिसंबर 1948 में इस कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट जो है 1949 में प्रस्तुत कर दिया। अक्टूबर 1949 को कहा कि भाषा के आधार पर जो है राज्य का निर्माण हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी देश में जो है भाषा के आधार पर
जो राज्य के निर्माण है उनका मांग उठता रहा और इसी के साथ भारत सरकार को आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए मजबूरन उसे बनाना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। तो भारत के अंतर्गत अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा क्षेत्र के लिए राज्य के निर्माण होने वाले भाषा के आधार पर प्रथम राज्य रहा और इसका निर्माण 53 में किया गया था, 1953 में। जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो सभी नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश है। ये तेलुगु भाषी क्षेत्र के रूप में आते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद फिर अलग अलग क्षेत्रों में भी मांग उठने लगे कि भाषा के आधार पर हमें राज्य का निर्माण किया जाए। अब इसके बाद भारत सरकार के द्वारा सीधा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग के ही सिफारिश पर कहें तो भारत में जो है राज्य का निर्माण अस्तित्व में आया था। तो यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है 1953 में किया गया, 53 में। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन किया गया तो इसके अध्यक्ष कौन रहे, इसमें मेंबर कितने रहे, ये भी प्रश्न बनते हैं। तो अध्यक्ष थे फजल अली, अध्यक्ष फजल अली इसके अध्यक्ष रहे, फजल अली। इसके अंतर्गत 2 अन्य सदस्य भी थे, टोटल 3 मेंबर कहे अध्यक्ष सहित। तो 2 अन्य सदस्य थे के एम पडिक्कर थे और एक और थे एच एन कुंजरू, ये 2 मेंबर थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू ये 2 अन्य मेंबर थे। मेंबर को भी पूछे जाते हैं तो सदस्य को भी आप याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित हुआ था उनके मेंबर कौन कौन थे। इसके बाद क्या हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के फिर जो अध्यक्ष है, सदस्य है, सभी जो है भारत के अंतर्गत सभी कोने कोने तक गए और भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की सांस्कृतिक स्थिति, उनके राजनीतिक स्थिति तथा भाषी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना राज्य के निर्माण को किया जाना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर बहुभाषा में ध्यान हमें रखना पड़ेगा। इसके बाद कहा गया कि किसी भी स्थिति में भारत की एकता और अखंडता को हमें तोड़ना नहीं है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो किसी भी स्थिति में हमें भाषा को ध्यान में रखते हुए जब राज्य का निर्माण किया जाए तो उसके अंतर्गत राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, एकता और अखंडता को और उनके संस्कृति को, ठीक है, अखंडता तथा उनके संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किस राज्य का क्या संस्कृति है। उसके आधार पर इन्होंने सिफारिश किया, कहा कि देश में जो है 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। ये सिफारिश भी पूछे जाते हैं कि फजल अली ने कितने राज्य की सिफारिश किया गया था, तो कितने राज्य का किया गया था, 16 राज्य का सिफारिश और 3 केंद्र शासित प्रदेश का सिफारिश इनके द्वारा किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने इनके मांग को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ परिवर्तन कर दिए। उन्होंने 16 राज्य के स्थान पर 14 राज्य का निर्माण किया, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो है उनके द्वारा सरकार गवर्नमेंट के द्वारा निर्माण किया गया। इन्होंने सिफारिश 16 राज्य का किया था, बनाया कितने, 14 राज्य का। 1 नवंबर 1956 में सभी अस्तित्व में आ गए और नवंबर 1956 में अपने मध्य प्रदेश भी अस्तित्व में आया था और इसी के साथ इसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल कर लिए गए थे क्योंकि सांस्कृतिक एकरूपता थे दोनों राज्य में, आदिवासी बहुल इलाका है, ठीक है, जिसके कारण उसमें शामिल कर लिया गया था। तो ये सभी कुछ जो है एक प्रकार के राज्य निर्माण की
प्रक्रिया होते हैं। अब इस राज्य निर्माण के प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ कुछ चीज़ें और भी आपको समझना होगा कि राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 3 के तहत संसद करता है, ठीक है, उसमें क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, जैसे अगर हम देखें अनुच्छेद 3 के तहत हमने देखा कि जो है संसद को संघ के भीतर नए राज्य के निर्माण करने का शक्ति और उनके सीमा को परिवर्तन करने का शक्ति है। लेकिन संसद जो है, संसद आर्टिकल 3 के तहत जितने भी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, उसे केवल राष्ट्रपति के पहले पूर्वानुमति की से बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति से पहले पूर्वानुमति लिए जाते हैं उसके लिए, संसद में पेश करने से पहले। कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 3 से जुड़े हुए जो मामले रहेंगे उसके लिए पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लिया जाएगा। होता क्या है, जैसे जो अध्यादेश बनाया जाएगा, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब किया गया, 2000 में। 2000 में राज्य का निर्माण हुआ। अब इस 2000 में जब राज्य का निर्माण किया गया तो छत्तीसगढ़ निर्माण किसने किया, संसद ने किया, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ इससे पहले कहाँ था, मध्य प्रदेश के भाग में था। तो होता यूँ है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए एक अध्यादेश बनाया गया था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम करके। तो ये जो अध्यादेश होते हैं उसे उस राज्य के विधानसभा से राष्ट्रपति जो है एक बार अनुमति मांगने के लिए कि हम आपके राज्य को तोड़कर एक अन्य राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो उससे अनुमति मांगने के लिए भेजता है। जैसे छत्तीसगढ़ के सिलसिले में मध्य प्रदेश के विधानसभा में भेजा गया, कहा गया कि आपका जो अनुमति है कि नहीं है, हम इस प्रकार के राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश का अगर विधानसभा कहा देता कि हमारा अनुमति नहीं है, और यदि स्वीकार करता है तो ठीक है, अगर अस्वीकार करता है तो क्या होता है, अस्वीकार करने के बाद संसद को जो है ये पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि उसके जो स्वीकार है या अस्वीकार उसे माने या ना माने। अगर संसद चाहे तो जो राज्य के विधानसभा के अनुमति है वो मायने नहीं रखता है। संसद चाहे तो राज्य का निर्माण कर सकता है। अगर मना भी कर दे राज्य, जिस राज्य के तोड़कर बनाया जा रहा है, दो राज्य अगर मना कर देते हैं तो भी राज्य का निर्माण संसद कर सकता है। उनके लिए उस राज्य के विधानसभा के जो प्रस्ताव है उसे मानने के लिए संसद बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया होते हैं राज्य निर्माण के लिए। बाकी चीज़ें हम संविधान के जब हम राष्ट्रपति वगैरह को पढ़ेंगे, संसद वगैरह को पढ़ेंगे, उसमें बता देंगे कि किस प्रकार संसद के द्वारा कौन से सदन में कौन से प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं और क्या किए जाते हैं।